होटल राजमहल, एपिसोड 6, रूम नंबर 1101। मल्लिका विशाल को देखते देखते कहती जा रही होती है, तुम्हें होटल राजमहल में मौजूद 120 गेस्ट्स को पहले यहां से आजाद करवाना होगा, तभी तुम यहां से आजाद हो सकते हो। विशाल ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, क्या तुम ये क्या कह रही हो? 120 आत्माओं को आजाद करवाना? तुम्हें कोई मजाक लगता है क्या? क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम लोग? छोड़ दो, मुझे प्लीज जाने दो। विशाल खुद को बिल्कुल बेबस और कमजोर महसूस करने लगता है। उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगती हैं। विशाल की आंखों के सामने वो सारी आत्माओं के खतरनाक चेहरे घूमने लगते हैं और वो सारी आत्माएं डरावनी सी शक्ल लिए विशाल को घूर रही होती हैं, जैसे उनको कोई शिकार मिल गया हो जो उनकी सारी अधूरी इच्छाओं को पूरा करेगा। मल्लिका मुस्कुराते हुए विशाल के डरे हुए चेहरे को देख रही होती है। विशाल के चेहरे को देखकर मल्लिका को एक अलग ही सुकून मिल रहा है, जिसे वो पूरी तरह से महसूस कर पा रही है। अचानक मल्लिका अपनी उसी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, ठीक है, जाओ, तुम आजाद हो। विशाल मल्लिका की बात सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? मैं यहां से सचमुच जा सकता हूं? जिस पर मल्लिका कहती है, हां, जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। मल्लिका ने बस इतना ही बोला और विशाल वहां से ऐसे भागा जैसे वो कब से बस इसी पल का इंतजार कर रहा हो। विशाल अपनी पूरी ताकत लगाकर बस भागता ही जा रहा था। उसे अपने आसपास का भी कोई होश नहीं रहता। विशाल को यह भी ध्यान नहीं रहता कि वो कौन सी दिशा में भाग रहा है। भागते भागते विशाल थक जाता है। उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया होता है और वो हल्की सी ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है। उसने अपनी तेज दौड़ रही सांसों को धीमा करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल जब उसने अपनी आंखें खोली, सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। विशाल के सामने वही नजारा होता है जिससे वो भाग रहा था। वही होटल राजमहल का रिसेप्शन। सामने खड़ी मल्लिका और सारी आत्माएं विशाल को बहुत डरावनी तरह से घूर रही होती हैं, जिसे देखकर विशाल बौखला जाता है और चीखते हुए बोलता है, ये क्या मजाक है? तभी मल्लिका की आवाज पूरे होटल में गूंज जाती है जब वो गुस्से में चीखती है, गुलामों को कोई हक नहीं कि वो ऊंची आवाज में बात करे। यह मेरा होटल है और यहाँ मर्जी भी मेरी ही चलेगी। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम या तो इन लोगों की दर्द में तड़पती आत्माओं को मुक्ति दिलाओ या फिर हमेशा के लिए इनके जैसे ही बन जाओ, एक आत्मा। विशाल करीबन रोते हुए कहता है, मुझे जाने दो प्लीज, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मल्लिका ये सुनकर गुस्से से ऊंची आवाज में चीखती है। इस चीख से पूरा होटल हिलने लगता है। विशाल अपने दोनों कान हाथों से बंद कर लेता है। मल्लिका के मुंह से सैकड़ों काले पतंगे निकलने लगते हैं। सारी आत्माएं इधर उधर भागने लगती हैं। विशाल तेज ताकत से एक और हवा में उड़कर फेंका जाता है। दीवार से टकरा के वो नीचे गिर जाता है। होटल में लगी सारी तस्वीरें एक एक करके गिरने लगती हैं। लाइट जलने बुझने लगती है। वो सभी काले पतंगे विशाल के बदन पर धावा बोल देते हैं। डर के मारे विशाल उन पतंगों को अपने शरीर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पतंगों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उसके पूरे बदन को काले पतंगे ढक लेते हैं। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अचानक हुए इस बदलाव से विशाल बहुत डर जाता है और लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तैयार हूं मैं। तुम जैसा बोलोगी मैं ठीक वैसा करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। विशाल की बेबसी देखकर दीवारों से मजाक उड़ाती डरावनी हंसी सुनाई देती है। वो हंसी विशाल के सहन से बाहर होती है
वो अपने कान बंद करके चिल्लाने लगता है, प्लीज बंद करवाओ इन्हें, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। विशाल के इतना बोलते ही पूरा होटल एकदम से शांत हो जाता है और वहां अलग सी ठंडक महसूस होने लगती है, जैसे किसी की मौत हो गई हो। विशाल इस शांति को महसूस करता है तो धीरे से डरते डरते अपनी आंखें खोलकर देखता है और उसके सामने कोई नहीं होता, ना ही मल्लिका, ना ही वो डरावनी आत्माएं और ना ही वो काले पतंगे। राहत की सांस लेते हुए विशाल बिलक बिलक कर रोने लगता है। विशाल को समझ आ जाता है कि अब राजमहल से उसका पीछा सिर्फ उसकी मौत के बाद ही छूटेगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि विशाल उन आत्माओं की इच्छा पूरी करे और उनकी आजादी से अपनी आजादी निश्चित करे। विशाल को अपने आसपास किसी की सांसें महसूस हुई तो वो डरते हुए जल्दी से अपने डेस्क पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी रिसेप्शन डेस्क में रखा फोन बजता है, जिसकी आवाज होटल के सन्नाटे में गूंज उठती है। अचानक से उस फोन की आवाज से विशाल चौंक जाता है और डरते डरते फोन उठाता है। हेलो। इतना बोलते ही विशाल को फोन के दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। मदद करो मेरी, ये आदमी मुझे मार देगा, मैं मर जाऊंगी। इसे सुनकर विशाल को याद आ जाता है कि ये उसी औरत की आवाज है जो उसने पहले भी सुनी थी। उसी कमरे 1101 से आती उस औरत की चीख, जिसे उस आदमी ने मारकर पंखे से लटका दिया था। विशाल जैसे तैसे भागते हुए उस कमरे तक पहुंचता है और सामने का नजारा ठीक वैसे ही होता है जैसा उसने एक दिन पहले देखा था। कमरे के पंखे में किसी औरत की लाश लटकी हुई है। किसी हथियार से उस औरत पर किसी ने बेरहमी से वार किया है, जिस कारण उस औरत के शरीर के हर हिस्से से खून टपक रहा है। चेहरे पर चोट के निशान हैं और पूरा शरीर खरोचों से सना हुआ है। पूरा कमरा खून से रंगा उस औरत के साथ हुई बेदर्दी की गवाही दे रहा है। विशाल ये सब पहले भी देख चुका है, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस लाश के कराहने की आवाज से विशाल का ध्यान उसकी ओर जाता है। लेकिन पंखे पर अब कोई औरत नहीं लटकी है, सिर्फ खून में सनी वो चादर झूलती दिख रही है, जिसे फंदा बनाकर उस औरत को लटकाया गया है। तभी विशाल को अपने पीछे से आती ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। विशाल घबरा कर पलटता है और उसके ठीक सामने वही औरत होती है जिसके पूरे बदन से खून टपक रहा होता है। चेहरे पर कई कटे निशान होते हैं। वो औरत विशाल की ओर बड़ी बड़ी लाल आंखों से घूर रही होती है। विशाल के बदन में एक कपकपी छूटने लगती है। वो औरत तेजी से विशाल की तरफ आती है और एक डरावनी आवाज में बोलती है, यहाँ खड़े मेरी मौत का तमाशा देख रहे हो? जाओ और मेरे कातिल को ढूंढकर यहाँ लेकर आओ। विशाल दहशत में उस औरत को देख ही रहा होता है जब अचानक से वही औरत पंखे पर लटक जाती है। इससे पहले विशाल कुछ भी समझ पाए, उस औरत के कराहने की आवाज उसे सुनाई देती है। जैसे ही विशाल पलटकर उस औरत की तरफ देखता है, वो औरत चलने लगती है। पल भर में उसकी टंगी हुई लाश धू धू कर चलने लगती है। उस औरत की चीख से पूरा कमरा गूंज उठता है। विशाल जल्दी से वहां से भागता है। तेज सीढ़ियां उतरकर वो रिसेप्शन डेस्क पर आता है। डर के मारे उसके हाथ पैर फूल गए होते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि कहां से उस औरत के गुमनाम कातिल को ढूंढ कर लाए। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उस तरफ आता है और रिसेप्शन डेस्क पर रखे रजिस्टर के पन्ने पलटने लगते हैं। विशाल का ध्यान उन पन्नों पर जाता है। विशाल जल्दी से रजिस्टर के पन्ने पलटकर उस पर लिखी डेट 14 मई 2015 वाला पन्ना खोलता है और रूम नंबर 1101 के सामने लिखा नाम पढ़ता है, राकेश हुड्डा।
नाम के सामने एक मोबाइल नंबर भी लिखा होता है। विशाल जल्दी से उस नंबर पर फोन लगाता है, लेकिन उस नंबर की सेवाएं बंद हो चुकी होती हैं। विशाल झुंझलाकर रजिस्टर नीचे फेंक देता है। कहां से लाऊं इस राकेश हुड्डा का नंबर? कौन है ये आदमी और कहां रहता है? तभी रिसेप्शन डेस्क का एक दराज अपने आप हिलने लगता है। यह देखकर विशाल घबरा जाता है, लेकिन दराज का हिलना बंद नहीं होता। विशाल डरते हुए उस दराज को खोलता है और उसके अंदर से एक कटा हुआ हाथ बाहर निकलता है, जो कि जगह जगह से जला हुआ है और बचे हुए हिस्से में सूखा खून दिखाई दे रहा है। इस कटे हुए हाथ को देखकर विशाल की चीख निकल जाती है और उसके पैर अपने आप ही डेस्क पर पहुंच जाते हैं। वो कटा हुआ हाथ उंगलियों पर चलकर विशाल से दूर जाने लगता है। कुछ देर बाद विशाल हिम्मत जुटाकर उस दराज को बंद करने खड़ा होता है। जब वो दराज बंद ही कर रहा होता है, उसे दराज में बहुत सारे पन्ने दिखाई देते हैं। विशाल वो पन्ने निकाल कर देखता है। वो पन्ने होटल में ठहरे गेस्ट के पहचान पत्र होते हैं। किसी का ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो किसी का पैन कार्ड। विशाल जल्दी से उन पन्नों को पलटकर देखना शुरू करता है। सभी पहचान पत्र कोनों में जले हुए हैं। तभी विशाल की नजर पड़ती है एक ड्राइविंग लाइसेंस पर। यह किसी और का नहीं बल्कि उसी राकेश हुड्डा के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होती है। विशाल की याददाश्त में राकेश हुड्डा का चेहरा एक फोटो की तरह कैद है। उस रात विशाल ने इसी आदमी को उस मासूम औरत को मारकर लटकाते हुए देखा था। तभी होटल की बड़ी सी घड़ी एक टन की आवाज करती है। विशाल घड़ी की तरफ देखता है। ठीक 3:30 बज रहे होते हैं। होटल में हर तरफ से जलने की बू आने लगती है। विशाल जल्दी से बाकी के पेपर्स दराज में रखता है और राकेश हुड्डा का पहचान पत्र लेकर होटल से बाहर की ओर निकलने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे आग की लपटें बड़ी होती जा रही हैं। पूरे होटल में आग लग गई और 120 लोगों की दर्द भरी चीखें चारों तरफ गूंज गई। आम दिनों में शायद विशाल इस आग से डरकर भाग गया होता, लेकिन आज उसकी चाल में एक मकसद और सोच में एक इरादा है। सूरज सर पर चढ़ाया है। वहीं रोडवेज की एक बस आकर रोहतक के मेन बस अड्डे पर रुकती है। कुछ यात्रियों के उतरने के बाद विशाल भी उसी बस से बाहर आया। बिना समय गवाए विशाल ने सीधा राकेश हुड्डा के पते पर जाना वाजिब समझा। विशाल एक गली में दाखिल हुआ और एक घर के सामने रुक गया। उस घर के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लटक रहा है। तभी विशाल को पास ही में एक छोटी सी दुकान दिखी। विशाल भागते हुए उस दुकान की तरफ गया और उस दुकान वाले से पूछा, भाई साहब, ये सामने वाले घर में रहने वाले कहाँ हैं? दुकानदार ने विशाल को ऊपर से नीचे देखा और बोला, थाने। ये सुनकर विशाल हैरान हो गया और बोला, थाने? दुकानदार ने विशाल को घूरते हुए कहा, नए हो क्या यहां? अरे अब सीनियर इंस्पेक्टर थाने में नहीं रहेगा तो और कहां जाएगा? सामने का वो बोर्ड नहीं पड़ा क्या तने? तब विशाल का ध्यान सामने टंगे बोर्ड की ओर गया और डर के मारे विशाल ने अपने पसीने पोंछते हुए खुद से कहा, बस अब इसी की कमी थी। एक पुलिस वाले को कैसे ले जाऊंगा मैं होटल? विशाल, ज्यादा सोचो मत। विशाल के एक कान से उसे जोरदार आवाज आई और तभी दूसरे कान में आवाज आई, वरना तुम्हारे पास समय भी नहीं बचेगा अपनी जिंदगी बचाने के लिए। उन आत्माओं की बातें सुनकर विशाल चौंक गया और हाँ में अपना सर हिलाते हुए निकल गया पुलिस स्टेशन की ओर। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा विशाल पुलिस स्टेशन को देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर गाड़ी के शीशे की तरफ जाती है, जहां वो दोनों आत्माएं विशाल के पीछे खड़ी होती हैं। उन आत्माओं को देखते ही विशाल हिचकिचाते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और कांस्टेबल से पूछता है, सर
ये राकेश हुड्डा सर कहां मिलेंगे? कांस्टेबल ने एक नजर विशाल को देखा और कहा, क्या रे, तने क्या काम है बड़े साहब से? जिसे सुनकर विशाल ने कहा, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। कांस्टेबल ने विशाल को कहा, ठीक है, साहब अभी आए नहीं है, तुम उधर जाकर बैठो। कांस्टेबल की बात सुनकर विशाल बैठ जाता है और राकेश हुड्डा का इंतजार करने लगता है। तभी एक पुलिस जीप बाहर आकर रुकती है और उसमें से सफेद शर्ट, खाकी पैंट और ब्राउन शूज पहने एक आदमी बाहर निकलता है। विशाल उस आदमी को देखते ही पहचान जाता है कि यही राकेश हुड्डा है। वो आदमी देखने में भी काफी खौफनाक लग रहा होता है। बिना बालों के, सर पर कटे का निशान, मुंह में पान लिए राकेश आता है। लेकिन राकेश थाने के अंदर आने की जगह गाड़ी से उतरकर कहीं पैदल निकल जाता है। तभी वो कांस्टेबल विशाल से कहता है, अरे छोरे, वो जा रहे हैं बड़े साहब। विशाल एक बार के लिए तो उस आदमी को देखकर सकते में आ जाता है कि वो कैसे इस आदमी को होटल आने के लिए मना पाएगा। लेकिन अपने पास और कोई चारा ना देखते हुए विशाल उसके पीछे पीछे निकल जाता है। राकेश चलते चलते एकदम सकरी गलियों की ओर चला जाता है। विशाल भी उसके पीछे पीछे उन्हीं गलियों में घुस जाता है। आसपास ठेलों पर मौजूद कई लोग राकेश हुड्डा को देखकर सलाम मारते हैं। थोड़ी देर और चलने के बाद विशाल ने देखा कि राकेश एक पुराने से दिखने वाले मकान के सामने रुक जाता है और इधर उधर देखकर सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। विशाल खुद में बड़बड़ाते हुए बोलता है, ये कातिल राकेश अब यहां इस पुराने से घर में क्या करने आया है? वो मकान दिखने में काफी पुराना मालूम होता है, जिसकी शायद किसी ने बरसों से मरम्मत नहीं करवाई हो। दीवारों में लगा पेंट भी अब उखड़ने लगा है। विशाल उस मकान को गौर से देख ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक खुली हुई खिड़की पर जाती है, जिसके शीशे में किसी लड़की की परछाई पड़ रही होती है। विशाल उस खिड़की के पास जाता है और छुपकर अंदर की तरफ झांकने लगता है। वो खिड़की वाला कमरा कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन काफी सलीके से सेट होता है। एक मदहोश कर देने वाली खुशबू कमरे से आ रही होती है। अंदर कमरे में एक लड़की आईने के सामने मेकअप कर रही होती है। वो लड़की दिखने में 24-25 साल की मालूम पड़ रही है और मेकअप के कारण उसका चेहरा अलग ही तरह से चमक रहा होता है। उस लड़की का फिगर एकदम एक सांचे में ढला हुआ लग रहा है। गोरा बदन और उस पर रेड कलर की साड़ी पहनी वो लड़की डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही होती है। और तभी अचानक से राकेश आकर उस लड़की को पीछे से पकड़कर हक कर लेता है। राकेश को देखकर विशाल थोड़ा नीचे की ओर छुप गया और अंदर देखने लगा। ओफो बेबी, खुद को राकेश के चुंगल से छुड़ाते हुए उस लड़की ने कहा। लड़की की बात सुनकर राकेश उससे कुछ भी नहीं कहता और सीधे उठाकर उसे बेड पर गिरा देता है और उसकी साड़ी ऊपर करने लगता है। उस लड़की की गोरी गोरी टांगे नजर आने लगती हैं। फिर राकेश उस लड़की को बेसब्री से किस करने लगता है और धीरे धीरे उसके शरीर से उसकी साड़ी निकालने लगता है। वो लड़की सिर्फ ब्लाउज में रह जाती है और राकेश उसे जहां तहां पैशनेटली चूमने लगता है। ये देखकर विशाल बहुत असहज महसूस करता है। फिर अपना मुंह दूसरी ओर करके विशाल एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर राकेश के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद विशाल को राकेश के निकलने की आहट महसूस होती है और वो राकेश को वहां से जाता देखकर फिर से उसके पीछे निकल जाता है। विशाल ने देखा कि राकेश एक पान ठेले के पास जाकर रुका और उसने ठेले पर जाकर ठेले वाले को एक सिगरेट का पैकेट देने के लिए कहा। विशाल वहीं कुछ दूर छुपा हुआ ये सब देख रहा होता है कि अचानक उसके पीछे से आवाज आती है। क्या इस आदमी को नहीं पता कि धूम्रपान करने से कर्क रोग हो जाता है? उस आवाज को सुनकर विशाल झल्लाते हुए पीछे पलटता है और बोलता है, चुप हो जाओ तुम लोग,
और मुझे मेरा काम करने दो। उन आत्माओं से बात करके जैसे ही विशाल ने सामने देखा तो पाया कि सामने से राकेश गायब हो चुका है। हैरान परेशान सा विशाल इधर उधर देखने लगता है और बड़बड़ाता हुआ बोलता है, अभी तो यही था, आखिर कहां गया ये? अब मेरी जान कैसे बचेगी? विशाल अभी ये सब सोचते हुए जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि राकेश हुड्डा उसके सामने खड़ा होता है। उसके मुंह के एक तरफ सिगरेट लटक रही होती है और वो गुस्से से घूर कर विशाल की ओर ही देख रहा होता है। तभी राकेश अपनी गन निकालकर विशाल के माथे के बीचों बीच रखकर बोलता है, के बातें रे छोरे, कब से देख रहा हूं तू मेरा पीछा कर रहा है। अब विशाल राकेश को साक्षात अपने सामने देख रहा होता है, जिसको उसने होटल राजमहल के छलावे में देखा होता है। विशाल ने हकलाते हुए कहा, वो सर, मैं दरअसल। तभी राकेश ने ट्रिगर दबाने का नाटक करते हुए कहा, अरे मने पागल समझा है क्या? तने क्या लगा तू मेरा पीछा करेगा तो राकेश हुड्डा को पता नहीं चलेगा के? खोपड़ी खोल दूं क्या तेरी? तो क्या होगा आगे? क्या यही विशाल का खेल खत्म हो जाएगा?